जनाब अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में सुनने वालों को आज क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आज एक बड़ा दिन भी है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का आज 145वां यौम वलादत हम मना रहे हैं और सिर्फ मना रहे हैं। हम कायद आज़म का एहतराम शायद अब सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि उनकी तस्वीर उन नोटों पर छपी होती है जिनकी आपको और मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है, क्योंकि हम शायद उनके कॉल और जो उनके फरमान हैं और जो वो जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, जिस तरह की कौम वो बनाना चाहते थे, शायद हम उन सारी बातों से मुसलसल इनहराफ करते चले आ रहे हैं। हम हर जगह उनका एक बड़ा मशहूर जो उनका कौल है, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, तो ना हम अपने ईमान पर कायम हैं, ना हमारे अंदर इत्तेहाद नज़र आता है, और नज़्म व ज़ब्त तो मैंने अपनी हयाती में पूरे मुल्क में कहीं नहीं देखा। तो हर चीज़ में हमें लैक नज़र आता है, जो कि शायद एक नेशन की बिल्डिंग के लिए बड़ा ज़रूरी था, जिस पर हमने काम नहीं किया। कायद आज़म और कायद आज़म के साथ दीगर लोग जिन्होंने ये मुल्क बनाया, कुर्बानियाँ दी, और बड़े सख्त शिकंजे में से, जिसमें कांग्रेस का और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा मजबूत गठजोड़ था, और जब अंग्रेज़ यहाँ से दूसरी जंग अजीम में हारने के बाद वापस जा रहे थे तो वो चाहते थे कि तकसीम ना हो और ज़्यादा कंट्रोल हिंदुस्तान में हिंदुओं का ही रहे। उस वक्त कायद आज़म ने जो जिस तरह की लीडरशिप का मुजाहरा किया और सिर्फ 7 साल के कलील अरसे में दुनिया के नक्शे पर इस्लाम का किला और एक बहुत बड़ा मुल्क खड़ा कर दिया, बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक जन्नत बना दी। हम कोशिश ये करें कि कहीं ना कहीं उनके कॉल पर थोड़ी सी अमल करने की भी हम कोशिश करते रहें। हम वलादत मनाते रहें और इसी तरह खुशियों से मनाते रहें, लेकिन जो उनका सबक था, जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहते थे, उस तरह के पाकिस्तान के लिए हम कोशिश ज़रूर करें। किसी पे नए पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगा के उससे नफरत ना करें, किसी पे पुराने पाकिस्तान और करप्शन का इल्ज़ाम लगा के उससे नफरत ना करें, क्योंकि नफरतें फासले बढ़ाती हैं, और जब फासले बढ़ते हैं तो फिर कौमों में इंतशार पैदा होता है। सियासी इत्तेहाद की इस पाकिस्तान को, जो कि कायद आज़म ने बनाया था और जिस मकसद के लिए बनाया था, वो तभी पूरा होगा जब जमहूरियत मजबूत होगी और सियासी इत्तेहाद होगा। इख्तलाफात सियासी अपनी जगह, लेकिन जब हम गाली की सियासत शुरू कर देते हैं, जब हम तफरीक की बात शुरू कर देते हैं, जब हम इल्ज़ाम की सियासत शुरू कर देते हैं, तो उससे कौम की बुनियादें जो हैं वो हिल सी जाती हैं। तो बहुत सारी दुआएं मुल्क के खुदादाद के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इस वादे के साथ कि हम बानी पाकिस्तान के जो ख्वाब थे, जो उनके अहद थे, जो उनके कॉल थे, उन पर ज़रूर अमल करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास ने, सीनियर तरह पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया अली गौहर बलोच साहब ने। गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नदीम कुरैशी साहब होंगे मुल्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के सीनियर रहनुमा। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें गर्दिश करना शुरू हुई हैं, और ये खबरें तब आ रही हैं, अच्छा ये खबरें हम नहीं दे रहे, मीडिया ने ये खबर रिपोर्ट नहीं की, ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जब वो अपने तंजीम को तहलील किया, उसके बाद तर्जुमानों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, सज़ा ख़त्म होने की बातें हो रही हैं, चौथी मरतबा उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए रास्ता हमवार किया। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने कहा। उसके बाद शहबाज गिल साहब एक ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी ऐलान, उनके लिए ऐलान बड़ा गैर ज़रूरी था, लेकिन करना ज़रूरी समझा शहबाज गिल साहब ने, कि बरतानिया में नवाज शरीफ के वीज़े की तोसी रिजेक्ट हो चुकी है, जो कि फरवरी 2021 में, आज से 10 महीने पहले हुई थी। इस वक्त अपील में है, लेकिन उन्हें पता है वो वीज़ा रिजेक्ट करके बेदखल किया जाएगा उनको, इसलिए नवाज शरीफ के बेदखल होने को उनका वापस आने का सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। बुज़दिल कभी बहादुर नहीं होते, ऐलान अभी जारी है। इन्होंने क्या, एंड उसके बाद वो इनकलाबी नवाज शरीफ से उन्होंने तमीद बांध दी। कुछ इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। तो इसी तरह के मिलते जुलते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बातें कर रहे हैं, और इसको इंडोर्स भी मुख्तलिफ ज़राए जो हैं वो कर भी रहे हैं। तो होगा क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद? राज साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा, बिकॉज सम लीगल ओपिनियन भी आपसे चाहिए। नवाज शरीफ साहब जिस लीगल बॉन्ड का हिस्सा हैं, वो कितना अफेक्टिव होगा नवाज शरीफ साहब का अगर पाकिस्तान आते हैं? और दूसरा, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इस शो में बैठ के हम कुछ और टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं और अली गौहर बलोच नारा लगा रहे होते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, या नून लीग बार बार ये कह रही होती कि नारा ये लगा रही होती कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। अयाज सादिक साहब के जिस बयान को रेफरेंस दिया जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अब वो धमाका क्या होगा? नवाज शरीफ साहब लंदन में कहते हैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, वो तो 2 साल पहले भी यही कह रहे थे। तो ये इसको इंडोर्स क्यों कर रही है तहरीक इंसाफ? 2 सवाल हैं, एक सियासी और एक लीगल से।
देखिए, पहले तो हम लीगल देख लेते हैं जी। एक तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद नवाज शरीफ साहब को एहसास हुआ कि 2 साल बाद ਤੁਸੀਂ 6 महीने में बता देते हैं चलो 6 महीने आज लग जाएंगे आने में, अब ये अपील चल रही है तो कि जी इस मुल्क का कानून है, जिस कानून ने उनको एब्सकॉन्डर करार दिया हुआ है और लीगली अगर वो वापस आते हैं तो उन्होंने अरेस्ट होना है, जैसे कि बात की गई वो अरेस्ट होंगे। उनकी अपीलें चल रही हैं और अपीलों में भी वही चीज़ देखी जाएगी कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब, ऑल्दो वो अपीलें उनकी डिसमिस हो चुकी हैं, लेकिन उसमें एक रास्ता खोल दिया गया था कि अगर वो वापस आते हैं और अदालत को ये मुतमईन कर सकते हैं कि किस वजह से वो नहीं आए थे इससे पहले, तो फिर गालिबन उनकी अपील की शुनीद होगी। और अगर अपील चलेगी तो फिर उनसे वही सवाल होगा कि बताइए वो मनी ट्रेल किधर है, बाकी तमाम चीज़ों को साइड पर रख दें कि आप हमें वो बता दें कि वो जो कतरी का खत था या वो जो ऊँटों पे मशीनरी गई थी या जो कुछ भी था, ये फ्लैट्स कहाँ से बने, इसकी सोर्स बताएं। और अगर वो बता देते हैं वेल गुड, ही विल बी आउट, वो इक्विट हो जाएंगे। और अगर नहीं बता पाते तो फिर जो हमारी कानूनी एक जूरिस्प्रूडेंस चली आ रही है कोई 30 साल से, वो यही है कि जब अपील होती है और अपील में अगर आप साबित ना कर पाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। एनी हाउ ये अच्छी बात है, लीगली ये नहीं होगा कि कोई उनको जमानत मिल जाएगी, या पहले भी वो क्योंकि जमानत को जंप कर चुके हैं। जो मुल्जिम जमानत को एक दफा मिसयूज करता है फिर उसे दोबारा कभी जमानत की ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होते। जब आप ये 50 रुपए वाले जो एफिडेविट है जिनका आपने बड़ा तज़किरा हमारे शोज में किया था, जब इन 50 रुपए के एफिडेविट को देखते हैं, इनकी लीगल हैसियत को जब कंपेयर करते हैं, जो आपने पढ़ी, क्लाइंट्स को बताई, हमारे व्यूअर्स को बताई, इनकी इम्प्लीमेंटेशन 2 सालों में नहीं हो सकी। अब तो लोग 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे तो किसी तरह का घर का मुआहदा नहीं करते कि ये इतना वर्थलेस कर दिया इस कानून और इस सिस्टम ने। सर बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सिर्फ मियां नवाज शरीफ ही हैं या उसके भाई हैं जो वो स्टाम्प पेपर दे सकते हैं और अदालत ले लेती है, अदरवाइज ये मुमकिन बात नहीं है। और ये जो जमानत हुई थी वो इस स्टाम्प पेपर पे नहीं हुई थी, जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई थी मियां साहब की। दिस इज द बेस, दिस स्टाम्प पेपर यू कैन नॉट नेग्लेक्ट सर, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। आई नो, डोंट टेल मी कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ये था कि वक्त तो ना रही ना सर 2 साल में, ये इसलिए था कि वो बैरून मुल्क जो जा रहे थे कि क्या उन्हें इजाजत दी जाए। हुकूमत ने कहा कि जी ठीक है, अगर आप बैरून मुल्क जाते हैं तो कोई 2.5 अरब या जितने भी थे वो उन्होंने कहा आप श्योरिटी जमा करें। 7 अरब को 7 अरब समथिंग था। और उसको चैलेंज किया इन्होंने कि जी हम क्यों 7 अरब रुपए दें, तो अदालत ने कहा चलें आप 50 रुपए का स्टाम्प पेपर ही दे दें, 750 अरब की जगह। और कमिश्नर का कारोबार बंद हो गया तो ये स्टाम्प पेपर की हैसियत है। सर पॉलिटिकल आंसर, सर पॉलिटिकल आंसर। हाँ जी, पॉलिटिकली अगर आप देखें एक चीज तो क्लियर है कि मियां साहब खुद तो नाअहल हैं, चाहे ये सजा उनकी रहती है नहीं रहती, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नून लीग नहीं कर रही अभी तक। नहीं, नून लीग भी कर रही है और हमारा मीडिया भी पिछले में कई दिनों से देख रहा हूं कि वहां पे एक ही बात हो रही है जी अब शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, मरियम बीबी होगी, नवाज शरीफ होगा। अभी से इस चीज को ग्लैमराइज किया जा रहा है कि बस जी नून लीग ने आना है और इनमें से किसी एक ने वजीर आजम होना है। ये बात हम ग्लैमराइज नहीं कर रहे। नहीं, मीडिया मीडिया अच्छा, मीडिया आप लोगों को ऐसा घर मिला हुआ है सर, हर एक का गंद, हर एक का बर्डन हम पे डाल देते हैं। भाई शहबाज गिल तर्जमान है वजीर आजम का, ना ट्वीट करता मैं शो ना करता। फवाद चौधरी वजीर इतलात है, वो ना बात करता मैं ना शो करता। वजीर आजम पाकिस्तान तर्जमानों के इजलास में सारी बातें, पार्टी हार गई, बाई इलेक्शन हार गई, कैंटोनमेंट हार गई, केपी हार गई, प्राइम मिनिस्टर बैठ के नवाज शरीफ की वापसी को डिस्कस ना करते, अदनान हैदर या मीडिया इस पे शो ना करता। Media is not responsible, sir. Media is reporting that fact are being happened around, sir. बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है। फिर तो मीडिया पे लोग देखते होंगे ना, लोगों को तो नजर आता है, सिर्फ आपका चैनल नहीं देखते कि तो मीडिया को मैं इस वक्त सारे मीडिया की बात कर रहा हूं। आप मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते सर, आप जो मर्जी कह रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप पूरे मुल्क को ब्लेम कर रहे हैं, मीडिया को क्यों नहीं ब्लेम कर सकते? मीडिया नहीं बना कह रहा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ, तो आप पीटीआई के तर्जुमान कह रहे हैं, पीटीआई के हुजरा कह रहे हैं, खुद इमरान खान कह रहे हैं सर को वापस आके चौथी मरतबा वजीर आजम बना रहे हैं। अवाम ने तो देखा है ना कि जी पिछले 15-20 दिन से मीडिया पे यही बात हो रही है। सर आई चैलेंज को एक मीडिया आप साबित कर दें, आई चैलेंज यू, आई टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मीडिया ऑफ पाकिस्तान सर। नहीं, यू कैन नॉट ब्लेम सर, आप पूरे मीडिया को नहीं। भाई इमरान खान ने बोला कि चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए नवाज शरीफ को, किसी मीडिया पर्सन ने नहीं बोला।
मेरे 10 लोगों से इख्तलाफ है, मैं पूरे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। देखिए, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी एक टीवी चैनल को साबित कर दीजिए। मीडिया पे आपने नहीं देखा कि ये जिस सादिक साहब की तकरीर बार बार चलाई गई, उनकी ये स्टेटमेंट किसी चैनल पे आपको नजर नहीं आई अयाज सादिक की सर कि जल्द वो आ रहे हैं, मैं खुशखबरी दूंगा, कुछ बातें हुई हैं मैं नहीं बताऊंगा। आज आपने शायद वो भी नहीं देखा होगा साद रफीक का, जो ये कहता है कि जी जल्द हम सुन ले ना, अभी आपने तकरीर कर ली, हम उनको ऑनर कर रहे हैं। मेरा कोई सहाफी या टीवी एंकर बैठ के उनको वजीर आजम नहीं बना रहा। सुने ना, आपको ये आप तो कह रहे हो ना वजीर आजम ने ये बात की, उनकी पार्टी के इन्होंने, ये कब से बात हो रही है। अब बहरहाल ये एक खुशाइन बात है कि मियां साहब ने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो वो पाकिस्तान आएंगे, तो यही मैदान है कि जहां पे पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, सर क्यों तहरीके इंसाफ के लोग बार बार इस बात को इंडोर्स करा के, अब मैंने उनसे मुस्तार ले लिया, उधार ले लिया लफ्ज राजा साहब से, ग्लैमराइज कर रहे हैं नवाज शरीफ की पर्सनैलिटी को और उनकी शख्सियत को पाकिस्तान की सियासत में जब वो वापस आ रहे हैं, पीटीआई के लोग। सर अदनान साहब, सबसे पहले तो मैं 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत आपकी इंट्रो में बात की। हमारे लिए एक ऐसा अजीम कायद जिसने अपनी कमिटमेंट, अपनी मेहनत, अपनी जुर्रत से सियासत को वही रंग दिया जो अंबिया सियासत जिस तरह किया करते थे। 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम पाकिस्तान से, पाकिस्तान के असासे और ड्यूरिंग स्ट्रगल पाकिस्तान की तहरीक के दौरान एक फैमिली का उस शख्स के ऊपर इल्जाम आज भी नहीं लगा सकते। सियासत उस अजीम शख्स के नाम, आज का दिन उस अजीम शख्स के नाम जिसने हमें बदतरीन से निजात दिलवाई। अब आपकी बात का जवाब दूं तो पहले मैं अर्ज कर दूं जो मालूमात मेरे पास है, इमरान खान साहब ने कहीं नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और ना ही इमरान खान को इस हवाले से कोई खौफ है। जिस शख्स ने नवाज शरीफ साहब के दौरान प्राइम मिनिस्टर, जब वो ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर थे, और नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये आदत और ख्वाहिश रही कि हर ताकतवर इदारे को वो अपने हाथ की छड़ी और दूसरे हाथ की घड़ी समझते हैं। उस दौर में इमरान खान ने 4 हल्कों से बात शुरू हुई, 126 दिन का धरना पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ में इमरान खान की जुर्रत और बहादुरी के लिए हमेशा एक मिसाल रहेगा। जहां तक बात राजा साहब ने की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी इस बात का गवाह हूं। हमारे तो मीडिया का अपना स्टाइल है, आप इसको ना करें, आप जज्बाती नहीं होते। आज मैंने पहली बार आपको जज्बात में देखा। जज्बाती नहीं है सर, मैं जज्बाती नहीं, मेरा पूरे मीडिया को तो ब्लेम ना देना। हम, हाँ, मीडिया पे एक इल्जाम है कि हमने इमरान खान साहब को ग्लैमराइज किया, हमने किया, मीडिया ने किया, इसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं है सर। वी ग्लैमराइज्ड ओनली द वन पर्सन, ही इज द इमरान खान, नॉट आसिफ जरदारी, नॉट नवाज शरीफ, नॉट बेनजीर सर। हम मानते हैं ये हमारी गलती है, कौम माफ करे ना करे, ये इस मीडिया की गलती है। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट टाइम, मीडिया का पार्ट नहीं था, बट आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, आपको इतनी विचार की में जाने की जरूरत नहीं है, ना बनने की जरूरत है। पाकिस्तान को में जिस शख्स को अगर मीडिया ने फेवर किया, सपोर्ट किया, उस वक्त भी मीडिया क्रिटिसाइज भी करता था, उसी शख्स को फिर पाकिस्तान के मीडिया ने 24 घंटे कटहरे में भी रखा। हमने मीडिया की दोनों चीजों को बर्दाश्त किया। एहसन साहब, इनको ऑडियो कॉल पर आवाज समझ नहीं आ रही। अली गौर बुलोच साहब, ओवर टू यू। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन कुरैशी साहब को ऑडियो कॉल पे भी लो साथ। जी सर, कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अदनान साहब, जब आप मुझे टाइम देते हैं उसके थोड़ी देर बाद आपकी फिर ब्रेक भी आ जाती है, या ब्रेक के आपकी लगा दी। लो जी, जिस टाइम थकोगे उस टाइम ब्रेक लवांगे, ऐसी सारे चोपा बोले सर। सर ये टेम्पो समझ आ रहा है राजा साहब को भी, मुझे भी, कुरैशी साहब को भी। आज बोले आप, ऐनक लगा के बोले, ऐनक पड़ी होगी साथ, वो भी लगा लें सर। ऐनक के बगैर ही ठीक है। गुजारिश ये है, ऐनक पड़ी हुई है, पास हो रहे आपने पहले से की है। देखिए गुजारिश ये है कि राजा साहब बात सुनी और कुरैशी साहब ने भी अपना इज़हार ख्याल किया। कुरैशी साहब तो खैर हमारे भाई हैं, और मुझे इस बात की भी होती है कि ये पुराने मुस्लिम लीग के वर्कर भी रहे, इनकी ट्रेक है। इसका अलग बात है कि ये फायदा आप जाकर पार्टी को पहुंचाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। मुझे इनका वो टाइम भी याद है जब ये नून लीग के लिए सड़कों पर एहतजाज किया करते थे और वोट बंद कर दिया करते थे। देखिए गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त भी वापस आए थे जब आपको याद है कि उनकी अहलिया और मौत की कश्मकश में थी।
इन अदालतों को फेस किया, इन झूठे मुकदमात को फेस किया। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ है पाकिस्तान में, सिर्फ इसलिए कि वो कानून और आइन की बात करते हैं, इनकी बालादस्ती की बात करते हैं, ये एक अलग बहस है कि पाकिस्तान में जब भी तरक्की हुई, पाकिस्तान को जब तरक्की की राह पर गामजन किया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये वही मियां नवाज शरीफ हैं जिसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। आपको पता है कि उनके ऊपर 13 अगवा के केस बनाए गए, उनको कई दफा पाबंदे सलासल किया गया, उनको किलों में रखा गया, उनकी हड्डी को अजीतें दी गई। फिर अब भी आपको पता है कि जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तो वो उस वक्त जब अदालतों के एहतराम में, अगर कि हम ये समझते हैं कि ये तमाम फैसले एक झूठ के और मफरूजों पर मबनी थे और एक साजिश पर मबनी थे, और उसके लिए कई सबूत सामने आ चुके हैं, कई जजेस की वीडियोस लीक हो चुकी, जजेस ने किन हालात फैसले दिए, दबाव में आकर थी, वो भी पूरी पाकिस्तान के अवाम जानते। लेकिन चले, इन बातों पर तो डिबेट होती रहेगी, ये अतिया में सीधे जाती नहीं रहेंगी। सर, मैं अली गौर बलोच साहब, मैं कथा कलामी की माफी चाह रहा हूं सर। आप कहने के अदालतों का बहुत एहतराम किया मियां साहब ने, किया, यकीनन जिसका हवाला दे रहे हैं बिल्कुल किया आपने। ये कैसा एहतराम है कि उनकी शरीके हयात जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और वो आ जाते हैं अदालतों का सामना करने, उसके बाद वो वापस जाते हैं और आज तक उनकी सर्जरी नहीं होती। 2 साल तक ये सिस्टम, सर ओथ कमिश्नर का काम बंद हो गया, आप यकीन माने, उस स्टाम्प पेपर ही कोई नहीं लेता कि ये कैसा स्टाम्प पेपर है जिसमें अमल दरामद नहीं होता। तो वो 2 साल तक इस सिस्टम को क्यों उन्होंने तमाशा बनाया? आपकी अपनी पार्टीज में इख्तलाफात होते रहे कि मियां साहब को वापस आ जाना चाहिए, पीडीएम में इख्तलाफ हुए, पीडीएम टूट गई, जरदारी साहब कहते रहे कि मियां साहब आप मुल्क में, तो क्यों नहीं आए सर? वो तब आ गए, अदालतों का एहतराम था, 2 साल से नहीं आ रहे, पार्टी को डैमेज हुआ, अपोजिशन को डैमेज हुआ, सिस्टम को डैमेज हुआ, और वो नहीं आए नवाज शरीफ साहब। सर देखिए अदनान साहब, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, शदीद इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी राय रखता हूँ और मैं भी आपकी तरह एक आजाद शहरी हूँ। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो नहीं डाल सकते, मैं जो गुजारिश करूंगा मैं खोल के करूंगा। देखिए बात यह है कि हमारा जो सिस्टम है उस पर हमारे कई तफादात हैं। आपका ये प्रोग्राम उसका अहाता नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा मखसूस वक्त होता है, और गुजारिश ये है कि उस पर आप देख लिया कि ये जिस एहतसाब कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा दी, वहां से ऐसे लोगों की वीडियोस भी वायरल हो रही कि जो अदालत से निकल रहे थे, एक काफी उनका पीछा कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप कर्नल साहब हैं, आप इधर क्या करने आए थे। फिर वो जज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोरोना से फौत हो गए, और फौत होने से पहले उनके वीडियो पैगाम भी आ चुके थे। जस्टिस सिद्दीकी साहब के जो बयान थे वो भी आपके सामने हैं। फिर जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का भी बयान आपके सामने है। खैर गिलगित बल्तिस्तान के जो जज हैं उनका भी मतलब है कि वो स्टेटमेंट आपके सामने आ चुकी है, उन्होंने बयान हल्फी दिया। ये चीजें तो भी चलेंगी, लेकिन इसके बावजूद जो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में नहीं थे, जेल में नहीं थे। पहले पाकिस्तान के इन हॉस्पिटल ने उनकी बीमारी के ऊपर स्टैंप लगाई कि वो वाकई इतने शदीद बीमार हैं। फिर आप यहाँ पर भी ना रुके, आपने शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से राय ली। फिर डॉक्टर शमसी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर थे, उन्होंने उनकी बीमारी की तस्दीक की। इनकी सूबाई वजीर सेहत पंजाब आज भी अपनी बात पर कायम है कि मियां नवाज शरीफ साहब वाकई ही बीमार थे। और बात यह है कि जब वो गए वहां पर कोरोना का पेंडेमिक फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ, हालात ऐसे हुए कि नहीं आ सके। सर एक ब्रेक पे जा रहा हूं, एक फैक्टर सर गॉट द पॉइंट, ब्रेक पे जा रहा हूं। ब्रेक के बाद सर आपकी बात कंप्लीट होगी। ब्रेक के बाद सबसे पूछेंगे कि इमरान नवाज शरीफ साहब को क्या रिलीफ मिलने का कुछ चांस बन भी सकता है या सिर्फ ये सियासी बातें हैं? एक ब्रेक ले रहा हूं। वेलकम बैक। राज साहब थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और नून लीग की तो ख्वाहिश है कि आ जाए। लीगली जो इमरान खान साहब के हवाले से बात मीडिया पे गर्दिश कर रही है, थोड़ी देर के लिए वो भी फर्ज कर लें कि उनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है कि उनकी नाअहली खत्म हो जाए और वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन सके और एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सके। तो फिर वो एक केस नहीं होगा, फिर मरीम नवाज भी होगी, फिर जहांगीर तरीन भी होगा और फिर शायद एक रेफरेंस बन जाएगा फॉर फ्यूचर एज वेल। कितने चांसेस हैं इस बात के कि वो वापस बहाल हो सके?
देखिए, अब गालिबन जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है वो जारी है सुप्रीम कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि ताहयात जो ये नाअहली है इसको खत्म किए जाए। तो अब ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और इसमें मुख्तलिफ व्यूज हैं लोगों के कि ताहयात नहीं होनी चाहिए। बट अगेन पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट आइन के जो आर्टिकल है 63 उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ना ही ये पार्लियामेंट चूंकि 2/3 नहीं है, और आइन में अगर ना के तहत उन्हें नाअहल करार दिया गया है आर्टिकल 63 के तहत, तो फिर वो मैं समझता हूं कि ना सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रास्ता ढूंढ पाएगी, और ना जब तक के आईनी तब्दीली इसमें अमेंडमेंट नहीं आती। तब्दीली के लिए तो फिर आपको फ्लोर पे जाना पड़ेगा विद 2/3 मेजॉरिटी। जी, ये चाहिए होगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि ये जो ताहयात नाअहली है ये खत्म हो। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जब तक ये कानून नहीं बनता और 62 को खत्म नहीं किया जाता, नवाज शरीफ साहब बहाल नहीं हो सकते उनकी। बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते और ना ही पार्टी सदारत कर सकते। उनके वापस आने से आपको क्या लगता है कि मुल्क की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? तहरीक इंसाफ के लिए कितने मसले खड़े हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि हुकूमत है उनकी। मुल्क की सियासत से पहले अगर उनकी अपनी पार्टी की सियासत है तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में नून लीग की जो सियासत है वो उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। खासकर अगर वो ये बलदियाती इलेक्शन से पहले आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो लोगों को, लेकिन चूंकि वो होंगे जेल में, ऑल्दो वो पब्लिक में नहीं जा सकेंगे, बेल भी नहीं हो सकेगी। नहीं, बेल नहीं हो सकेगी, ठीक है। और नवाज शरीफ की बेल भी नहीं हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो बेल जम कर चुके हैं। एक दफा उनको जमानत दे दी गई थी और उस जमानत के बाद वही हाई कोर्ट उन्हें बुलाती रही और कहा हमने आपको जमानत दी थी, आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे। तो वो फिर अब उनका बेल का चांस जरा मुश्किल लग रहा है। ऑल दो अपीलें हैं, अपीलों को डिसाइड किया है। नहीं, नामुमकिन तो नहीं है, कोर्ट्स की डिस्क्रिशन है। बिल्कुल सही। तो ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली अगर वो वापस आते हैं तो नून लीग की जो पॉलिटिक्स है ऊपर जाएगी। अलबत्ता इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो नून लीग की पॉलिटिक्स से ज्यादा उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है और जो अपनी उनकी कारकर्दगी है उस पर ज्यादा डिपेंड कर रही है। उन्हें मैं समझता हूं ना ही पीपल्स पार्टी से कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही नून लीग से कोई। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसका हवाला राय साहब कर गए कि परफॉर्मेंस मैटर करती है। नवाज शरीफ का आना उतना मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस पर जब बात आती है तो लोग बड़े मायूस हैं सर। डिलीवरेंस नहीं रही आपकी पार्टी की जानिब से। ज़मीनी इंतखाबात देख लें, कैंटोनमेंट देख लें, केपी के जहां मरकज समझा जाता था उनके नताइज देख लें। आप पंजाब में बैठे हैं, साउथ पंजाब में, वहां भी लोग जो हैं वो खासे खुश नजर आते नहीं सर आपसे। तो कैसे आप, नवाज शरीफ भी वापस आ गए तो आपको एक बड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में सर? अदनान साहब, मेरे लिए तो जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूं, क्योंकि पंजाब में जितने मेगा लेवल पे प्रोजेक्ट्स अब शुरू किए गए, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप भी साउथ पंजाब से, मैं भी साउथ पंजाब से हूँ। 4.5 करोड़ लोगों का ये खिता जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट दिया। यहाँ पंजाब में 21 यूनिवर्सिटीज पर काम हो रहा है, कई यूनिवर्सिटीज वर्किंग में आ गई हैं। यहाँ पहली बार यहाँ के जमींदार को, काश्तकार को किसान कार्ड से वो सपोर्ट की गई जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। 5 बम्पर क्रॉप्स आपने लिए हैं कई साल के बाद। पंजाब में जो हालात है वो बहुत बेहतर है। हाँ, एक महंगाई एक फैक्टर है, इंटरनेशनल फिनोमिना है। पाकिस्तान में अपोजिशन ने इसको टारगेट किया और मैं पाकिस्तान की अपोजिशन की इस हवाले से अच्छा पॉइंट दूंगा, उनको चंद पॉइंट्स अच्छे दूंगा। कोविड जैसी वबा जिसमें पूरी कौम परेशान थी, लोग भूख से मर रहे थे, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी। ये सारी अपोजिशन उस वक्त गायब थी, कोई शख्स मैदान में नहीं था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान था, पाकिस्तान के इदारे थे और पाकिस्तान की आवाम की 22 करोड़ आवाम। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। सुन मैं सर, मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब वो वर्चुअल मीटिंग जो थी वो कोरोना पे थी, जब इमरान खान साहब अपना बयान देके चले गए थे और शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, वो जिस मर्जी पार्टी से हो, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बैठा था और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उठ के चले गए। वो शायद कोरोना था, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मेरा हाफजा ठीक है। आपका हाफजा बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है आपका हाफजा दोनों साइड पर चलना चाहिए। हाफजा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। मैंने अगर गलत कहा तो बताओ। हमने कोरोना को का कंट्रोल सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के नहीं करना था। कोरोना ने ग्राउंड रियलिटी ने फेस करना था कोरोना को। उनकी अली गौर साहब जाके कोरोना ने फड़ना सी, उन्होंने वो पॉलिसी बनानी थी। अब तो सुन ले हुजूर वाला। कोरोना से ज्यादा खौफनाक वबा वो भूख थी, वो अफलास था, वो शटर डाउन था, जिसकी वजह से आम आदमी दिहाड़ीदार ताजा करने वाला। अली गौर बलोच या पीएमएल की लीडरशिप के लिए तो कोई मसला नहीं है।
ये तो 10 लाख रुपए डेली भी खर्च कर सकते हैं, इन्होंने तो माशाल्लाह इतने पैसे कमाए हुए हैं। वो दिहाड़ीदार 12, 15, 20 हजार कमाने वाला अली गौर बलोच साहब को जाती तौर पे जानता हूँ, इनके पास इतना पैसा नहीं है। ये गाड़ी ये इस्लामाबाद भी एक दफा आते हैं सेशन में कि गाड़ी का पेट्रोल न लग जाए। मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। सर मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूं, तो उस सारी वबा को टैकल किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और अपोजिशन गायब थी। आज ये लोग बाहर आ गए हैं, इनको पता है और इन्होंने अच्छी प्रोपेगेशन की है महंगाई की। मैंने वो मेरी बात आपने मुकम्मल नहीं होने दी, आपके जज्बात आपको मजबूर करते हैं कि आप दरमियान में बाउंसर जरूर करवाएं। इन्होंने महंगाई की प्रोपेगेशन खूब की, इस चूरन को खूब बेचा और आम आदमी को इस बात पर कायल कर लिया कि जी ये महंगाई गवर्नमेंट की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये महंगाई जो है ये मोदी की वजह से है सर, ये महंगाई बाइडेन की वजह से है। नहीं, अगर मोदी के मुल्क में महंगाई है तो वो इमरान खान की वजह से है। अगर चिली में 12 लोग एक एजुकेशन में मारे जाते हैं, चिली की गवर्नमेंट के खिलाफ महंगाई पर एहतजाज करते हैं, वो महंगाई। अच्छा, एक कमेंट नवाज शरीफ पे भी कर देना ताकि मैं अली गौर बलोच साहब से जवाब ले सकूं। नवाज शरीफ वापस आ गए थोड़ी देर के लिए, फर्ज करें तो हाउ यू विल टैकल नून लीग, एक बड़ा मसला बन सकती है आपके लिए। अच्छा, मैं एक बड़ा ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में जिस शख्स को 3 बार अल्लाह ने मौका दिया कि जिस चीज पर वो सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैंने लड़ना है, उनको 3 बार मौका मिला। उस स्टेब्लिशमेंट का जिसके साथ आजकल ये मुआहदे करने की जुबानी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो मुआहदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये मैसेज लोगों को यही दे रहे हैं कि जी हम एक एग्रीमेंट में आ गए हैं, हम एक फेज में आ गए हैं। ये पीएमएलएन मैसेज दे रही है। 3 बार नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, जनरल ज़िया के दौर में जब जुनीजो की गवर्नमेंट तोड़ी गई और वो फौरन जनरल ज़िया की गोद में जाके बैठ गए। उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर आपको याद होगा कि कुआ और मियां साहब ने एग्रीमेंट किया और जद्दा चले गए। ये 3rd टाइम था। बातें नेल्सन मंडेला की करना, मिसालें देकर बड़ा आसान है। अली गौर बलोच साहब सर, एक तो महंगाई का चूरन अपोजिशन ने बड़ा अच्छा भेजा कि अवाम कायल हो गई है कि महंगाई हुकूमत की वजह से। एक्चुअली ये क्रेडिट है कि अवाम को कायल कर लिया आपने इनके खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर इतने एग्रीमेंट आप लोग करते हैं कि आपको एग्रीमेंट पार्टी कह दिया। अब भी जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसमें भी आपके लोग कह रहे हैं कि हमारे मुआहदे हो गए, एग्रीमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट के बगैर भी सियासत हो सकती है या नून लीग ने एग्रीमेंट पे ही सियासत करनी है और हुकूमतें करनी है और वापसी आना है? अली गौर बलोच साहब, एक तो अगर हमारे किसी बंदे ने ये बात की है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, वो प्लीज मुझे जरूर दिखा दीजिए या सुनवा दीजिए कि हमारा एग्रीमेंट हो गया किसी लीडरशिप में से किसी जिम्मेदार बंदे ने ये अगर बात की है। मेरे नॉलेज में तो नहीं। आप कह रहे हैं कि आपकी मतलब है कि पार्टी से लोग कह रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट वाली बातें प्रोपेगेंडा ये करते हैं जो एग्रीमेंट्स के जरिए आए हैं। एग्रीमेंट के जरिए वो लोग आए थे जिन्होंने रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद करवाया था और एक गैर नुमाइंदा हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था। एग्रीमेंट के जरिए वो लोग आए थे कि जो मतलब है कि अब अगला इलेक्शन ईवीएम के जरिए चोरी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत थी। वोट चुरा कर आए थे, पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुरा कर आए थे और इनको वोट चोरी का जो सर्टिफिकेट है, थोड़ी देर के लिए मान थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेकिन सर ये क्लियर तो कर देना आपके क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल है कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो इनको मसला, वापस आ जाए तो इनकी परेशानी कैसे दूर करें? क्योंकि एक चीज पर नुमाइंदा नहीं हूं सर, मैं एक सहाफी के तौर पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक एमएनए को अगर नहीं पता नून लीग के, तो फिर किसको पता होगा सर? क्यों नहीं आएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब वापस आने कब आएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और आपको अनकरीब डेट भी बता दी जाएगी कि किस डेट को आ रहे हैं। अच्छा, मैं सुन अली गौर बलोच साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पिछले हफ्ते मेरे शो में क्या कहा था उनकी वापसी के हवाले से, उनका सुनाइए जी। सर ये भी बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं 23 इलेक्शन से पहले? जी आ सकते हैं, आना चाहिए। बिल्कुल, ये फैसला उनका है क्योंकि सेहत उनकी है, उनकी सेहत, कुछ उनके ऑपरेशन है। क्वाइट फिट भी बाहर घूम भी रहे होते हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो आ तो सकते हैं। ये आपकी और मेरी राय हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय नहीं। डॉक्टर की राय लिखकर उन्हें दी हुई है। 3 ऑपरेशन होने वो अपने वक्त पर होंगे और जब तक वो सेहतमंद नहीं होते तो मेरी उनको मशवरा और राय ये है कि उनको नहीं आना चाहिए। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो करें 3 ऑपरेशन होंगे, डॉक्टर कहेंगे तब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मेरा जो रिपोर्टर है अब्दुल्ला चीमा, उससे जो आखिरी उसने आज अपडेट ली
किसी तरह का कोई टाइम डॉक्टर से नहीं लिया गया अगले 1.5-2 महीनों में, ना किसी सर्जरी का टाइम लिया गया। अच्छा, वो पाकिस्तान नहीं है कि आपका दिल किया मेरी सर्जरी कर दो, वो सर्जरी कर देंगे, उसके लिए टाइम लेना पड़ता है। तो आने वाले को 1-1.5 महीने में तो आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो बगैर ऑपरेशन के, बगैर डॉक्टर के कहे आप कैसे आएंगे? मतलब ये क्लियर कर देना, आवाम कंफ्यूज होगी ना सर, बातें सुन के। कुछ कह रहे हैं कि अवाम की कंफ्यूजन, अवाम कंफ्यूज नहीं हुई, अवाम तो वेलकम करने के लिए तैयार है, अपने लीडर के लिए वो बेकरार है कि वो वापस आए, उनकी पार्टी भी बेकरार है। और मतलब है कि जिन लोगों को परेशानी है उनके लिए, उनके ऊपर तो ये एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है कि भैया नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। बहरहाल इसका फैसला जो है वो कायदे मुहतरम ने करना है। हमारी पार्टी की तरफ से जो है वो उनको कहा गया है कि दायर है कि अगर उनके सेहत के इश्यूज हो तो वो खुद बेहतर समझते हैं कि वो मतलब है कि उनको कब वापस आना चाहिए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि कौम भी ये उनका इंतजार कर रही है, पार्टी भी मेरा ख्याल है कि चाहती है कि इंशाअल्लाह ताला वो वापस आए और सुरखरू। और दूसरी बात ये है कि जो फैसले हैं ना अदालतों के, वो अदालतों ने ही करने हैं, अगर कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं अपना राजा साहब अभी बात कर रहे थे तो परवेज मुशर्रफ साहब का भी फैसला याद होगा कि जब अदालत ने उनको मतलब है कि सजा दी और उसके बाद किस तरह से सेकंड के अंदर अंदर उस अदालत को उड़ा दिया गया फैसलों के जरिए और खत्म कर दिया गया। लिहाजा कोई भी सियासतदान या कोई भी तजियाकार तो फैसला नहीं कर सकता बैठ करके ये होगा या ये नहीं होगा। राज साहब ने फैसला नहीं किया, राज साहब ने एक न्यूट्रल ओपिनियन दिया आपने। नहीं, वो अंदाजे के अंदाज तो अदनान साहब आपका राजा साहब दोनों का फैसले सुनाने वाला ही है, लेकिन मकसद ये है कि ठीक है हम अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जितने सबूत सामने आ चुके हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप पर JITs बनी, जिस तरह से जिन जजों ने फैसले दिए उनकी वीडियो सामने आ चुकी हैं और वो उसमें बता चुके हैं। और फिर इत्तेफाक ऐसा है कि वो भी कोरोना से फौत हो जाते हैं और फिर जिस जज ने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था वो भी कोरोना के साथ फौत हो जाते हैं। तो इस तमाम हालात में मतलब पाकिस्तान की अवाम समझती है, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे, बिल्कुल अदालतों के जरिए सुरखरू होंगे। हम 1000 बार अदालतों के सामने जाएंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ने इतनी तारीखें अदालतों के सामने डेली हेयरिंग होती थी और वो फिर भी जाते सर थे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, यू आर वेरी राइट। लेकिन हम फैसला नहीं सुना रहे ना, मेरे ख्याल में राज साहब ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया, ना ही एक सहाफी तो फैसला सुना ही नहीं सकता, अपना ओपिनियन दे सकता है, सवाल पूछ सकता है। तो हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, अंदाज जरा मुख्तलिफ हो सकता है। ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तंजीमी ढांचा बदल दिया है, मतलब कुर्सियां बदल दी हैं, तो उससे इंपैक्ट क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी वेलकम बैक। राजा आमिर वास साहब, लोगों के मतलब राय बिल्ट हो रही है ना हर तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, नवाज शरीफ साहब के पास ज्यादा ऑप्शन है, इमरान खान साहब के पास कम ऑप्शन है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अभी जैसे आपने एक बात की थी, फिर अली गौहर साहब ने उस पर आपसे कहा था कि नहीं, नून लीग एग्रीमेंट्स की सियासत नहीं करती, तो आपको याद होगा एक एग्रीमेंट हुआ था, फिर बहुत उससे डिनाई किया गया, साद रफीक हरेरी वाला, और कहा जी कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, और बाद में पता चला जी कितने साल का था, ये था, और वो एग्रीमेंट सामने आ गया। फिर आपको याद होगा कि जो NRO था वो भी एक एग्रीमेंट था, मोस्टली बेनिफिशियल जी, जिसमें तमाम केसेस और आपको ये जो हुदैबिया और दूसरे तीसरे केसेस तमाम खत्म हो गए थे, वो एग्रीमेंट हो गया। तो उसके बाद ये मुशर्रफ की बात हो रही थी, तो मुशर्रफ ने फिर कहा कि मेरी गलती थी। तो अब भी जो एग्रीमेंट होगा तो वो एग्रीमेंट इमरान खान तो नहीं करेगा, वो एग्रीमेंट किससे होगा? अगर ये कहते हैं कि जी मियां साहब के 3 ऑपरेशन होने हैं, मरियम साहबा की आपको वो याद होगी कोर्ट के बाद प्रेशर के, जनाब हमें अगर गारंटी दे दी जाए तो इंसाफ की, तो मियां साहब को मैं शाम की फ्लाइट से बुला लूंगी। अब मियां साहब को आप भी लंदन में देखते हैं, वो बिल्कुल अपना एक पॉलिटिकल, आज भी उसका मैं सुन रहा था उनको, ये जो है पंजाब के सदर इनके राणा साहब, सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे थे कि जी वो बड़ा अच्छा वहां से मैनेज कर रहे हैं पॉलिटिकल अपना पार्टी को और पॉलिटिकल उसको। तो अब ऑपरेशंस एक तरफ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और एक तरफ ये है कि उनके केसेस भी अपील में है जो वहां पे स्टे का है। आपको याद होगा कि हालिया मलिक रियाज साहब को वहां से
कैंसिल करके वीजा उन्होंने वापस भेज दिया था। तो इन केस अगर कैंसिलेशन होती है तो उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है तो वो ट्रैवल पाकिस्तान तो कर सकते हैं, किसी और मुल्क जाएंगे तो कानूनी तौर पे तो पासपोर्ट चाहिए ना उन्हें। और अगर किसी के शाही मेहमान बन के जाते हैं और वो कहते हैं जी आ जाएं आप बगैर पासपोर्ट के आ जाएं, तो ये बहुत से इश्यूज हैं कि जो कि अब मियां साहब के वो डिसाइसिव और बरतानिया की अदालतें हैं वहां पे सियासी ऑप्शंस किसके पास जाते हैं, खान साहब के पास के नवाज शरीफ साहब का? जल्दी से जरा देखिए, सियासी ऑप्शंस ऑब्वियसली इमरान खान के पास ये है कि जनाब उसने जो इस मुल्क के लिए जो बातें हो रही हैं या जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स, हम सिर्फ अंदरूनी सियासत की बात कर रहे हैं, अगर आप ओआईसी को देखते हैं, आप P5 की कंट्रीज को देखते हैं, हालिया इन चीजों को देखते हैं, तो इमरान साहब खान साहब के पास ये बड़ी ऑप्शंस हैं। और एक बहुत बड़ी 2-3 उनके पास ऑप्शंस हैं कि खान साहब कभी भी ये नहीं होगा कि वो किसी डील का या किसी एनआरओ का, मैं समझता हूं, हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं नदीम को ऐसे आपकी तरफ आ रहा हूं सर, शायद ये आखिरी टाइम है मेरे पास। आपने तस्करा किया डेवलपमेंट हो रही है बहुत और साउथ पंजाब में बहुत ग्रिप हो गई है सर। मुझे ना अब मैं आप बड़े हैं, आप सियासत को मुझसे ज्यादा समझते हैं। ये ना आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, आपकी तंजीमें ना हुई आपकी पार्टी की, तो उसमें साउथ पंजाब का जो सदर बनाया गया ना सर, वो है खुसरो बख्तियार। आप यकीन जानिए कि उनका दूर दूर तक तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। जब आप पार्टी का सरबराह बनाएंगे उस सूबे में जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारी बड़ी स्ट्रांग ग्रिप है एंड वी बिल्ड मिलियंस प्रोजेक्ट्स और बड़ा अच्छा हमने वहां ग्रिप किया, पार्टी स्ट्रक्चर तो आपने बिल्कुल, मतलब आप सदर होते हैं ना पीटीआई के, तो मुझे आपकी बात में वजन नजर आता। आपने किसी गैर को उठा के अपनी पार्टी दे दी और आप फिर उम्मीद कर रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, हम अपनी गिरफ्त मजबूत करेंगे। सर देखिए, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि सब लोगों की राय उसके हवाले से पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी को वो हुकूमत में हो और लोकल बॉडी इलेक्शन में शिकस्त हुई हो। शिकस्त से मुराद उन्होंने कम वोट्स लिए हो, नताइज से मतलूबा तादाद सीट्स की ना ली हो, और उन्होंने बजाय इदारों को इल्जाम देने के, बजाय सिस्टम को गालियां देने के, बजाय मुख्तलिफ इदारों के हेड्स को डायरेक्ट नाम लेकर धमकाने के, अपनी बात को माना, अपनी जमात की गलतियों को तस्लीम किया और असर नौ प्लान किया कि चीजों को बेहतर किया जाए। एक तो ये तंजीमात जो अनाउंस हुई हैं ये परमानेंट नहीं है, हम आगे आने वाले दिनों में परमानेंट तंजीमात की तरफ जाएंगे। ये एक अबूरी सेटअप है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और इसमें अगर आप कहें जी खुसरो बख्तियार साहब का पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये मतलब मैं इस पर हंस सकता हूं, मैं क्या कहूं। ये कह सकते हैं आप कि उनका पुराना ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब वो बल्ले के निशान पर मुंतखब होकर आए हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने काम किया है, उनकी साउथ पंजाब में स्टैंडिंग है। मैं भी जाती तौर पर इस फैसले पर इत्तेहाद के साथ था, लेकिन he's not member of Pakistan Tehreek Insaf. He's not member of. He is not registered member of Pakistan Tehreek Insaf. नहीं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया और वो फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उस पर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फहमीदा मिर्जा भी वफाकी वजीर हैं सर। ही इज नॉट मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीम की बात कर रहा हूं सर। दो तरह की चीजें ना, एक तो वो है जो हमारे इत्तेहादी हैं और एक वो है जिन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। अगर आप कहेंगे जी उस्मान बुज़ार साहब के तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर तो मैं सिर्फ इजहार अफसोस ही कर सकता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं खुसरो बख्तियार की तस्वीर कर रहा हूँ। खुसरो साहब भी, उनके भाई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, और मैं अर्ज कर दूं, मुझे खुद एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं ग्रास रूट लेवल का पोलिटिकल वर्कर हूं सर। मैं इसको रिकॉर्ड रख रहा हूं, कुरैशी साहब, आपने सियासत नहीं छोड़नी क्योंकि आपको और कोई काम नहीं आता, आप भी सियासत में रहेंगे, मैं भी साफ ही रहूंगा। इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, खुसरो बख्तियार तहरीक इंसाफ को मजबूत करेंगे साउथ पंजाब के अंदर, हाँ या ना में जवाब दें सर, तफसील नहीं चाहिए। देखिए मेरी अपनी जाती राय है, आपने मेरी बात मुकम्मल, आज आपने जज्बात में लगता है कोई मौसम सर्द ज्यादा है, नहीं सर टाइम कम है नदीम भाई, टाइम कम, गौर साहब को देना टाइम। मैं नहीं समझता, सवाल आसान है, खुसरो बख्तियार तहरीक इंसाफ को मजबूत करेंगे साउथ पंजाब में। देखिए मैं नहीं समझता कि साउथ पंजाब के हवाले से मेरी पार्टी का ये फैसला मुनासिब है। मैं खुद भी पार्टी में वर्किंग की है, मैं मुल्तान का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, मैं इस फैसले को नहीं समझता मुनासिब है, लेकिन चूंकि पार्टी ने फैसला मुनासिब नहीं है तो गैर मुनासिब फैसला हुआ तहरीक इंसाफ का, एक बड़े मरकज में साउथ पंजाब में को सियासत का गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान का, सेंट्रल पंजाब से भी शायद हैवी गढ़ समझा जाता है। अली गौर बलोच साहब, ओवर टू यू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप दे दें अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। केपीके में शिकस्त हुई, उनको उन्होंने तस्लीम किया, पंजाब में क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि पंजाब से बड़े पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ।
देखिए, सबसे बड़ी मजाका खेल बात तो ये है कि जब ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया, जिन जिन चीजों का वो नोटिस लेते हैं फिर जो उनका असर होता है वो पूरे पाकिस्तान के सामने होता है। अब जो आप देखते हैं कि जनाब चंद बड़ों की मीटिंग हुई, पंजाब के बलदियाती इलेक्शन के ऊपर जो है बड़ा गौर फौज हुआ, वो असल में ये नहीं होता कि कोई पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, या इन मीटिंग का कोई फायदा नहीं। असल में तो वो मीटिंग होती है कि पंजाब में अब वोट कैसे चुराना है बलदियाती इंतखाबात में, वो वोट चुराने के ऊपर मीटिंग होती है। पंजाब में इनका वही असर होगा जो कंटोनमेंट के इलेक्शन में हुआ था, वो बलदियाती इलेक्शन थे। फिर इनका वही असर होगा पंजाब में जो आपने देख लिया कि जो इनका डस्का के इलेक्शन में हुआ, जो इनका खानेवाल के इलेक्शन में हुआ, जो इनका फैसलाबाद के इलेक्शन में हुआ, जो इनका परवेज घटक के इलेक्शन में हुआ, जिस तरह से ये कराची में वाडा वाली सीट पर पाकिस्तान के अवाम ने इनको किक आउट किया, केपीके के अवाम ने जब इनको किक आउट कर दिया तो उसके बाद फिर पंजाब को डिस्कस करना तो मेरा ख्याल है वैसे ही उसको मौजू नहीं लगता कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। ये वो पार्टी है कि जिन्होंने, आपको पता है कि कोरोना का अरबों रुपए फंड पाकिस्तान के अवाम का खा लिया, और कुरैशी साहब गीत गा रहे थे कि कोरोना में इन्होंने किया। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट बता रही है जो आपकी करप्शन की दास्तानें हैं। तो ये अभी दास्तानें खुल के सामने आएंगी और आपको ये भुगतना पड़ेगा। आप ज़हनी तौर पर तैयार हो कि अब वो पैसा निकाला जाएगा जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए एटीएम मशीनों ने खाया। वो कोरोना का फंड आप लोगों ने खाया है, आप लोगों ने चीनी और आटा। सर बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। अली गौर बलोच साहब बहुत शुक्रिया, राजा आमिर अब्बास साहब, नदीम कुरैशी साहब, नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।